ओके, चलिए गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए गॉस लॉ यूज करने के लिए दो कंडीशंस हैं। एक आपकी सरफेस क्लोज होनी चाहिए, दूसरा आपका जो चार्ज हो दैट शुड बी इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये हम डिस्कस कर चुके थे। अगर ओपन सरफेस है आप गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। लाइक अगर स्क्वायर है तो आप गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। स्क्वायर क्लोज सरफेस नहीं है, क्यूब क्लोज सरफेस है, क्यूबॉइड क्लोज सरफेस है। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं आपको एक क्यूब दे दूं, लेट से ये आपको एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब के सेंटर पर। अच्छा एक चीज और, गॉस लॉ के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ऐसा नहीं हो सकता कि हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आप अभी सॉल्व कर पाए। इसमें गॉस लॉ के लिए सरफेस इंटीग्रल चाहिए। कुछ सरफेस इंटीग्रल्स मैं आपको सिखा सकता हूँ, सारे सरफेस इंटीग्रल्स मैं आपको नहीं सिखा सकता। सिर्फ आपको मैं सिलेंडर और स्फेयर के स्टेज पे सिखा सकता हूँ। तो आप सिर्फ वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे जिसमें सरफेस इंटीग्रल या तो सिलेंडर का आ रहा हो या स्फेयर का आ रहा हो, या कुछ ट्रिक्स आप यूज कर पा रहे हो जो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, गॉस लॉ जब आप यूज करते हैं इस चीज को बहुत ढंग से याद रखिएगा, वरना कई लोग यही फंस जाते हैं क्वेश्चन में जाकर। ये था ना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्लोज इंटीग्रल है दैट्स अ सरफेस इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल है दिस इज अ सरफेस इंटीग्रल। आप सारी सरफेसेस के लिए सरफेस इंटीग्रल नहीं सीखते, एटलीस्ट स्कूल में। स्कूल सिलेबस में सिर्फ दो सरफेसेस के लिए आप पढ़ते हैं। एक आपका स्फेयर, कि अगर मैंने आपको एक स्फेयर दे दिया, ये स्फेयर है और मैंने आपसे कहा इस स्फेयर का जो रेडियस है दैट रेडियस इज आर। स्फेयर का एक स्मॉल सेक्शन मैंने आपको दे दिया ds, मैं आपसे कहता हूँ पूरे स्फेयर पर इंटीग्रेट कर दीजिए। सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds मींस स्फेयर की सरफेस पर जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स हैं आप सबको ऐड करते चले जाओ। जब सब आपको आप ऐड करोगे देन यू विल गेट 4 pi r स्क्वायर। ये सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा फॉर द सरफेस ऑफ स्फेयर। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इज 4 pi r स्क्वायर। इसी तरह से स्फेयर की तरह, अच्छा एक चीज और है, ये यहां से यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसके बीच में अच्छी खासी आधी पेज की कैलकुलेशन है कि ये सॉल्व होकर कैसे आता है। तो एक्चुअल में सरफेस इंटीग्रल सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको नहीं सिखाया जा रहा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद कराया जा रहा है कि अगर शायद स्फेयर दिया हुआ है सरफेस इंटीग्रल विल बी 4 pi r स्क्वायर। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आने में बहुत स्टेप्स इन्वॉल्व है। ये पोर्शन सिलेबस में नहीं होता इसलिए मैं नहीं करा रहा, आपको जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से आपने सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर का आपने कर्व सरफेस ले ली, उसका एक स्मॉल पोर्शन लिया ds। जब आप क्लोज इंटीग्रल लोगे पूरे सिलेंडर के ऊपर, अच्छा एक तो पूरा सिलेंडर नहीं, सिर्फ हम सिलेंडर की कर्व सरफेस सॉल्व करते हैं। जब आप सिलेंडर की कर्व सरफेस लेंगे तो वहां क्लोज इंटीग्रल नहीं आएगा, इट्स इंटीग्रल ऑफ ds। जब आप इंटीग्रल ऑफ ds लेंगे दैट विल बी 2 pi r l। ये इंटीग्रल ऑफ ds, ये दो सरफेस इंटीग्रल्स आपको सिखाएगा, एक स्फेयर के लिए एक सिलेंडर के लिए। एंड दिस इज फॉर द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, ओनली फॉर द कर्व सरफेस। इसके अलावा कहीं भी आप अटेम्प्ट भी नहीं करोगे सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करने का। आप ट्रिक्स यूज करेंगे अगर आगे कुछ आता है। जैसे देखिए, आपको क्यूब दिया, क्यूब के सेंटर पर मैंने चार्ज रख दिया, मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चंस में इसकी फिक्र मत करना आंसर क्या आ रहा है, सीखने की कोशिश कीजिए। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू क्यूब। अब उस फ्लक्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। सो अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं ना। फ्लक्स आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप पूरे के ऊपर इंटीग्रेट कर दें, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। ये भी एक अप्रोच है। दूसरी ये भी अप्रोच है।
It's Q enclosed divided by epsilon naught. जी फर्स्ट स्लाइड है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस और दिस इज क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में से कोई एक तरीका आप यूज कर सकते हैं। इस दोनों से आंसर सेम आएगा, बट आप इसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इसको आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्यूब पर सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना होगा, जो आपको नहीं आता। आपको ये यूज करना होगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपका फाई आ जाएगा क्यू इनक्लोज विच इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यूब से पास होता हुआ फ्लक्स मिल गया आपको क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सीखने की चीज है, तो आप अटेम्प्ट भी मत करना, इसके चक्कर में फंस गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप यहां से निकालो, ये तो आपने निकाल दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ईच फेज, कैलकुलेट, इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज ऐड कर दूं, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ईच फेज, फ्लक्स थ्रू ईच फेज, क्यूब के हर एक फेज से फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए एक फेस, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं ना, 1 2 3 4, एक फ्रंट आ जाएगा 5, एक बैक फेस होगा 6 फेसेस। चार्ज रखा है सेंटर पर, चार्ज क्यू रखा है सेंटर क्यू, दिस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यू। तो अब देखो ये जो 6 फेसेस हैं, हर फेस से जो फ्लक्स पास होगा वो सेम है। 6 फेसेस है ना, हर फेस से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो फ्लक्स सेम होगा। फ्लक्स थ्रू ईच फेस इज सेम है ना, 6 फेसेस हैं, हर फेस से पास होने वाला फ्लक्स सेम होगा। तो आप कह सकते हैं 6 फेसेस से मिलाकर कितना पास हो रहा है, क्यू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, यहां से भी पास हो रही है, यहां से भी जा रही है, यहां से भी जा रही है, यहां भी जा रहा है, इधर से भी कुछ फील्ड जा रही है, तो हर फेस से कुछ फ्लक्स पास हो रहा है। अगर चार्ज सेंटर पर रखा है, अगर चार्ज सेंटर पर रखा है, and flux through each phase is zero, sorry, each phase is same। अगर चार्ज सेंटर पर है तो हर फेस से जो फ्लक्स पास होगा वो फ्लक्स सेम होगा। तो आप कह सकते हैं 6 फेसेस से मिलाकर कितना पास हो रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से कितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू वन फेस, फ्लक्स थ्रू वन फेस, एक फेस से आ जाएगा इट्स चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन। तो एक सिंगल फेस से जो फ्लक्स पास होगा दैट्स क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। ये गॉस लॉ, पूरे क्यूब से इतना पास हो रहा है, एक फेस से इतना पास हो रहा है, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे आप गॉस लॉ यूज करेंगे। चलिए लिखिए, इसे लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लीजिए तो बताइए मुझे, सेटअप करते हैं इस तरह की और क्वेश्चंस देखें। और भाई ये जो मैं असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ इसको आप सॉल्व करते रहिए साथ साथ। टॉपिक वाइज असाइनमेंट है, जो आपने किया उसे कर लीजिए, रिवाइज होता चला जाएगा आपका सारा। Zainab, rectangle is a closed surface or an open surface? रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल क्या लगता है आपको, कैसी सरफेस है, ओपन है कि क्लोज्ड है? ओपन सरफेसेस। सो वहां के लिए सीखेंगे अभी, डायरेक्टली आप गॉस लॉ यूज नहीं करेंगे, अभी सीखेंगे वहां पर कैसे सॉल्व करते हैं। 2 मिनट। जैसे मान लीजिए यही एक रेक्टेंगल है ना, एल, और ये भी,
मैंने आपसे कहा इस रेक्टेंगल पर यहाँ कहीं मैंने किसी एक कॉर्नर पर यहाँ कहीं कोई चार्ज रख दिया Q. So charge Q is placed on the rectangle. Calculate flux through it. कोई गेस कर सकता है क्या आएगा फ्लक्स रेक्टेंगल से पास होता हुआ? अरे गेस करो क्या होगा आंसर? फ्लक्स थ्रू इट. मोमिना का आंसर सही है, फातिमा का सही है, मदिहा का आंसर सही है, दानिश और जाहिद का गलत है आंसर, और इब्राहिम का सही है, हर्षित का गलत है, मेघना का भी गलत है, सुहेल का भी गलत है, रहबर का भी गलत आ रहा है, शाहीन का सही है. भाई देखिए सुनिए, अगर आपने एक स्क्वायर ले लिया है, रेक्टेंगल ले लिया, हर्षित का गलत. देखिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन द प्लेन ऑफ रेक्टेंगल होगी. जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो रेक्टेंगल के प्लेन में होंगी. देखिए पहले एक बहुत छोटी सी चीज है, आप ये भूल जाएं कि आप यहाँ गॉस लॉ यूज कर सकते हैं. रेक्टेंगल इज नॉट अ क्लोज सरफेस. क्यूबॉइड होता तो क्लोज सरफेस होती, क्यूब होता तो क्लोज सरफेस होती. रेक्टेंगल इज नॉट अ क्लोज सरफेस. आपने रेक्टेंगल के कॉर्नर पे चार्ज रख दिया, हर तरफ फील्ड होगी, हर तरफ फील्ड जा रही है, ये फील्ड. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ रेक्टेंगल है. एरिया वेक्टर जब आप लोगे यहाँ पर, अगर आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, इस स्मॉल एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो एरिया के परपेंडिकुलर होगा. ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज 90 डिग्री. तो आप लिखोगे यहाँ जो फ्लक्स आएगा दैट इज ऐसे होगा ना, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो आ ही नहीं सकता, इट्स नॉट अ क्लोज सरफेस. ई डॉट डी. अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इट्स इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 9. तो आपका जो फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स विल बी 0. इस रेक्टेंगल से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा क्योंकि फील्ड लाइंस रेक्टेंगल के प्लेन में कोई क्रॉस नहीं करे. अब ये रेक्टेंगल के लिए भी ट्रू है, ये स्क्वायर के लिए भी ट्रू है. एक चीज और देखिएगा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन. जाहिद कैसे भी हाँ क्लोज बना सकते हैं आप, 5 रेक्टेंगल और लगा दीजिए, क्यूबॉइड बन जाएगा. बट स्टिल इस रेक्टेंगल से तो फ्लक्स 0 होगा ना, क्योंकि इस रेक्टेंगल से पास होता हुआ फ्लक्स 0 है. फील्ड इस रेक्टेंगल के प्लेन में. देखो फ्लक्स का मतलब है ये एरिया ऐसा था, फील्ड से क्रॉस कर गई. जो फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे दैट इज फ्लक्स. अगर फील्ड लाइंस इसके प्लेन में ही आ जाए, अगर फील्ड लाइंस रेक्टेंगल के प्लेन में ही आ जाए तो फ्लक्स थोड़ी ना, फ्लक्स थोड़ी ना क्रॉस होगा. फ्लक्स का मतलब है जो फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे. एक और एग्जांपल देखिए इसी में. जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के सेंटर पर आपने चार्ज रख दिया, आपको हेमिस्फेयर से पास होता हुआ फ्लक्स चाहिए. चार्ज Q is placed at center of hemisphere. Calculate flux through it. Flux through it. So अमानत ये आपका गलत आ रहा है. अब देखिए हेमिस्फेयर इज नॉट अ क्लोज सरफेस, ओपन है ना, तो हेमिस्फेयर के लिए आप डायरेक्टली गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते. हाँ जाहिद का सही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आप मोमिना का भी सही आ रहा है, आप एक छोटी सी ट्रिक यूज कर सकते हैं.
दानिश का भी सही है। ट्रिक ये हो सकती है कि इसको आप क्लोज बना दो। हेमिस्फेयर था ना, इसे आप क्लोज बना दीजिए, इसमें एक हेमिस्फेयर और ऐड कर दीजिए। इसमें आप एक हेमिस्फेयर और ऐड कर दीजिए। सो ये एक हेमिस्फेयर है। इसके नीचे ना आपने एक हेमिस्फेयर और ऐड कर दिया। ये हेमिस्फेयर और ऐड कर दिया और चार्ज आपका यहाँ सेंटर पर आ गया। तो इन दोनों हेमिस्फेयर से जो फ्लक्स पास होगा ना, दैट फ्लक्स विल बी क्यू एप्सिलॉन। तो ऐसे लिख सकते हैं, स्फेयर से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। आप ऐसे लिख सकते हो, फ्लक्स थ्रू टू हेमिस्फेयर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों हेमिस्फेयर से मिलके जो फ्लक्स पास हो रहा है, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप एक से लोगे, वन हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर से जो फ्लक्स पास होगा, दैट विल बी क्यू बाय टू एप्सिलॉन। तो ये भी अच्छी ट्रिक होती है फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, क्लोज सरफेस बना लो, लेकिन बनाओ सिमेट्रिकल। ऐसा ना कर दो कि एक हेमिस्फेयर हो, तुमने क्लोज बनाने के लिए यहाँ पर एक ट्राइंगल लगा दिया। सिमेट्रिकल बनाओ, जितना ऊपर से फ्लक्स जाएगा उतना नीचे से फ्लक्स जाएगा, तो दोनों से मिलकर कितना जा रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक से कितना पास होगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज सेंटर में ना हो तो आप इसे यूज नहीं कर सकते, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर आपको एग्जैक्ट इंटीग्रल चाहिए जो आपको आते नहीं है, तो उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा नहीं। चलिए इतना लिख लीजिए। भाई इतना लिखा आप लोगों ने, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हो गया। क्यूब पर देखो, वो कहता है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ ईच क्यूब। ऑन द कॉर्नर ऑफ क्यूब, हाँ, क्यूब के कॉर्नर पर आपने एक चार्ज क्यू रख दिया। क्यूब से पास होता वो फ्लक्स चाहिए, तो आपने क्या किया, ये क्यूब लिया, सो क्यूब के किसी एक कॉर्नर के ऊपर आपने एक चार्ज रख दिया। एक कॉर्नर के ऊपर आपने चार्ज रख दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्यूब से पास होता हुआ फ्लक्स निकालिए। तो पहली चीज तो ये है कि यहां पर आप गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते ना, कॉर्नर पे रखा हुआ है। गॉस लॉ आप तब यूज करेंगे जब चार्ज इनसाइड द क्यूब होगा, यहां मान लो इस कॉर्नर पर, तभी आप गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। तो आप करोगे क्या, आप यहां पर कुछ क्यूब्स और लगाओ
और एक बड़ा क्यूब बनाने की कोशिश की, कुछ क्यूब्स और लगाकर एक बड़ा क्यूब लगा बनाने की कोशिश करते हैं। बताओ कितने मिनिमम क्यूब लगा दूं कि एक बड़ा क्यूब बन जाए और ये उस क्यूब के सेंटर पर हो? 3। तो मुझे लग रहा है 3 लगाऊंगा तो ओपन रहेगा ना। एक यहाँ से लगा दिया, एक आप कह रहे हैं सामने से लगा दूं, एक यहाँ से लगा दूं। 3 अगर मैंने लगा दिए तब तो ऊपर से तो खुला रहेगा। आप कह रहे हैं 4 क्यूब कर दो, है ना, 1 2 3 और एक ये 4 यहाँ चार्ज रखा है, ऊपर से तो खुला हुआ है, ऊपर से थोड़ा ना बंद हो गया है, अभी भी ओपन है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो माचिस की 4 डिब्बियां ले लो, 8 डिब्बियां ले लो, 4 को एक साथ लगाओ, ऐसे लगाओ, एक को दूसरा ऐसे लगा दो, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। यहाँ आप चार्ज रखोगे तो ऊपर से तो खुला हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 3 लगा के काम नहीं चलेगा, एट 7 मोर, है ना, 7 मोर, सो यू हैव टोटल 8 क्यूब्स। और 8 क्यूब ने मिलकर एक बड़ी सी क्लोज सरफेस बना ली, बड़ा क्यूब बना लिया जिस बड़े क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है। सो जो बिग क्यूब है, ये जो बड़ा वाला क्यूब है, दिस हैव 8 स्मॉल क्यूब्स, इसमें 8 स्मॉल क्यूब्स है। अब बताओ ये आया समझ में? तभी आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे तो फिर नहीं होगा। उसमें 6 अगर लगाऊंगा तब तो 6 से कैसे काम चलेगा भाई? एक तरह एक कोना खुला नहीं रह जाएगा, एक कोना खुला नहीं रह जाएगा। हाँ जी हर्षित बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ, आप गलत कह रहे हैं ना, सुनने समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने 3 लगा दिए तो ऊपर से नहीं खुला रहेगा भाई, ऊपर से खुला रहेगा। आप भी, जो कौन 6 कह रहा था उस्मा, आप भी अगर ऊपर से 6 क्यूब लगाएंगी तब तो खुला रह जाएगा, पूरा कहाँ से बंद होगा? आपने एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, यहाँ से तो खुला है, 3 उसके ऊपर रख दिए, एक इसके ऊपर, एक यहाँ से तो खुला रहेगा। तो आप कह सकते हो कि बड़े क्यूब से जो फ्लक्स होगा दैट्स क्यूब एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स थ्रू बिगर क्यूब। हाँ, आपको बड़े वाले क्यूब से थोड़ा ना चाहिए था, आपको छोटे क्यूब से चाहिए था। बिगर क्यूब का क्या मतलब है? 8 छोटे क्यूब से क्यूब एप्सिलॉन नॉट। मैं आपसे कहूँ फ्लक्स थ्रू एक क्यूब से निकालिए, क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा चलो ये तो तुमने कर लिया, एक क्यूब से निकाल के बता दिया मुझे, 8 क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब एक काम करो, मुझे एक फेस से बताओ कि इस क्यूब के, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में किया था ना हमने, एक फेस से भी निकाला था, ये जो लास्ट न्यूमेरिकल था इसमें निकाला था ना, कहाँ गया कि हर एक फेस से कितना पास होगा, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसके हर फेस से भी निकाल कर बताइए मुझे फ्लक्स कितना होगा। हर एक फेस से निकाल के दिखाइए कितना होगा। हर्षित का गलत, दानिश का गलत, आयशा का गलत, मोमिना का ठीक है, जाहिद का ठीक है, रेहान का गलत, नबीला का गलत। सुनिए जरा, स्वालेहा का भी सही है, शाहीन का गलत, समीरा का गलत, मदीना का गलत, खुर्रम का गलत। सुनिए जरा, सुनिए, जो लोग इसको 1/6 कर रहे हैं ना, जो भी 1/6 कर रहे हैं वो एक चीज भूल रहे हैं कि चार्ज सेंटर पर नहीं है, कॉर्नर पर है ना। और जिस फेस के भी ये कॉर्नर पर है उस फेस से पास होता हुआ फ्लक्स 0 होगा। यहाँ देखिए, ये बताया था ना आपको कि अगर चार्ज को किसी एक फेस पर रख दिया तो उस फेस से पास होता हुआ फ्लक्स 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फेस है इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, चार्ज कॉर्नर पर है, फील्ड लाइंस इसके प्लेन में होंगी, इसे कुछ क्रॉस नहीं करेगा, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। इस वाले फेस से, ये वाला जो फेस है आपका, ये वाला फेस है ना, इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। इसे ऐसे सीखते हैं कि जो भी फेसेस चार्ज को शेयर करेंगे उनसे फ्लक्स पास नहीं होगा।
टोटल 6 फेसेस से 3 फेसेस शेयर कर रहे हैं। चार्ज यहाँ रखा है कॉर्नर पर, एक तो इस फेस शेयर कर रहा है। अगर मैं क्यूब का नाम दे दूं तो शायद आपको ज्यादा ठीक समझ में आए। ए बी सी डी, दैट्स ई एफ जी एच। कौन कौन सा फेस शेयर कर रहा है? ए बी सी डी तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। बी सी ई एफ, इससे भी फ्लक्स पास नहीं होगा। डी सी ई एच, हर वो फेस जिसके किसी कॉर्नर पर क्यू आ रहा है, पास नहीं होगा। कौन कौन से फेसेस हैं जो शेयर नहीं कर रहे इसे? भाई ये शेयर नहीं कर रहा, ये शेयर नहीं कर रहा, नीचे वाला फेस शेयर नहीं कर रहा, इन तीनों से फ्लक्स पास हो जाएगा। तो टोटल 6 में से 3 से पास नहीं हो रहा, सिर्फ 3 फेसेस से पास हो रहा है। तो आप ऐसे लिखोगे, फ्लक्स थ्रू 3 फेसेस। 3 फेसेस से मिलाकर जो फ्लक्स आएगा दैट इज क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू 1 फेस, आपको तो एक फेस से चाहिए 1 फेस, इट्स 1/3। अच्छा, एक बच्चे का 32 आ रहा था, मैंने गलती से कह दिया, सही है, गलत है 32 भी, 24। इट्स क्यू बाय 24 एप्सिलॉन। ये छोटी सी चीज याद रखने की है, जो भी फेज चार्ज को शेयर करेगा उससे फ्लक्स पास नहीं होता। जो भी फेज चार्ज को शेयर करेगा उससे फ्लक्स पास नहीं होगा। 24। चलिए इसको लिख लीजिए इतना। एक इस तरह के क्वेश्चन जरा गॉस लॉ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, नबीला, जो भी फेसेस चार्ज को शेयर कर रहे हैं, मुझे बताओ, खुद देखो, ढंग से देखो, यहां रखा है ना चार्ज सी पॉइंट पर, कितने फेसेस है जिनमें पॉइंट सी आ रहा है? कितने फेसेस हैं जिनमें पॉइंट सी आ रहा है? वेरी गुड, 3 फेसेस है ना जिनमें पॉइंट सी आ रहा है, तो इन तीनों फेसेस से चार्ज शेयर नहीं करेगा। इन तीनों में से किसी भी फेस से चार्ज नहीं जाएगा। बस ऐसे ही देखते हैं कि जिनसे शेयर कर रहा है जिन फेसेस को, उनसे फ्लक्स नहीं जाएगा, बचे हुए फेसेस से फ्लक्स जाएगा। इतना लिखिए, फिर एक और देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। अब ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं, कभी कॉर्नर पे रखा था, कभी यहाँ रख देगा चार्ज को, कभी फेस सेंटर पे रख देगा। मेथड यही है सॉल्व करने का। इतना लिख लिया आपने? एक क्वेश्चन करके दिखाइए, फिर इसके बाद गॉस लॉ पर हम उन क्वेश्चंस पर आएंगे जिसमें फील्ड दी होती है। अभी तो हर जगह मैंने आपको चार्ज दिया हुआ था, जहां फील्ड दी होती है। चलिए, ये आखिरी क्वेश्चन है इसके ऊपर। इसके बाद मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एटलीस्ट चार्ज से फ्लक्स निकालना आप लोग जान गए।
तो ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, सॉल्व तो आप करें। चलिए सॉल्व करिए, बताइए मुझे क्या है। ये रिंग है, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पूरी रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू। अमन आंसर गलत आ रहा है, चेक करो। अच्छा, कहीं तुम अटक रहे हो, कोई चीज चाहिए तो मुझे बता दो, कुछ हेल्प कर दूंगा मैं। शाहिद का सही है। गलत है अर्शद। किसी को कोई आंसर नहीं है और? जैनब का कुछ सही है। अमन का गलत, हर्षित का गलत, जैनब का सही था। भाई सुनिए सुनिए सुनिए, आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, सोहेल गलत आ रहा है। आपको ये पता करना है कि पूरी रिंग पर चार्ज तो क्यू है। गलत है दानिश। ये स्फेयर के अंदर इतना पोर्शन आ रहा है ना रिंग का, यहां से लेकर यहां तक, ये रिंग की लेंथ कितनी है इस पर चार्ज किया होगा, बस ये निकालना है। एक बार ये आ गया तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इस पे जो चार्ज है उसे क्यू प्राइम कहते हैं। हाँ, मानत सही आ रहा है। तो इस चार्ज को निकालने के लिए आपको इस आर्क की लेंथ पता होनी चाहिए। तो देखिए, आर्क की लेंथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं और इसे यहाँ कनेक्ट करते हैं। आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये एंगल होगा क्या। वैसे तो ये आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। ये दोनों इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स के इक्वल एंगल्स इक्वल होंगे।
ये एंगल 30 हो गया, तो ये वाला जो बचेगा ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इस चीज को प्रूव करने के बहुत तरीके। ये 120 डिग्री आ गया। अब अगर ये एंगल 120 डिग्री आ गया, थीटा आ गया आपका 120 डिग्री। 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। 120 × π/180। ये कैंसिल आ गया, 3 4 हो गया, नहीं 6 से कर देते हैं ना। 6 2 हो गया, 6 3 हो गया, तो ये आ गया 2π/3। इतना ही होगा ना। 2π/3 हो गया। अब इसके बाद एंगल की डेफिनेशन होती है, एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द आर्क। तो ये जो आर्क है ना, ए से बी तक, ए से बी तक जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ हो गई इट्स एंगल विच इज 2π/3 multiplied by the radius of the arc which is r। तो ये लेंथ ऑफ द आर्क आ गई, इट्स 2πr/3। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा। 2πr लेंथ पर कितना चार्ज है क्यू, क्योंकि रिंग के तो सर्कमफेरेंस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2πr पर क्यू चार्ज है। यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, q/2πr। आपको कितनी लेंथ के ऊपर चाहिए, 2πr/3 पर। चार्ज ऑन 2πr/3 लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा, इट्स q/2πr multiplied by 2πr divided by 3 gets cancelled out। कितना आ गया, q/3 आ गया। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो a से b तक लेंथ है, इस पर कितना चार्ज है, q/3। अब आप फ्लक्स ले लीजिए, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सारा का सारा चार्ज तो स्फेयर के अंदर आ ही रहा है। तो ये आ गया इट्स q/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई जल्दी से लिख लो। ये 120 डिग्री प्रूव करने के बहुत तरीके हैं, आप ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं। इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़े। ये भी आर है, ये भी आर है, रेडियस सेम है। ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। चलिए, तो ये तो वो प्रॉब्लम्स हो गई जिन प्रॉब्लम्स में वो आपको चार्ज देता है और आपसे कहता है कि आप फ्लक्स कैलकुलेट करके दिखाइए। अब नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स देखिए। इन प्रॉब्लम्स में आपको फील्ड देगा और फील्ड के थ्रू आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप फ्लक्स कैलकुलेट करें। सो इस जहां फील्ड से फ्लक्स निकालना होता है, उसके ऊपर एक ही प्रॉब्लम करेंगे। वो एक ही इतनी लेंदी होगी कि वो सारी चीजों को कवर कर देगी। नेक्स्ट देखिए। सो अब फील्ड और फ्लक्स, देखिए ये जो मैंने आपको क्यूब वाला कराया था, क्यूब वाले पर बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ भी रखा होगा, यहाँ भी रखा होगा, कई जगह रखेगा। मेथड सेम है। कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, शाम को शेयर होगा। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें वो आपसे कहता है कि एक क्यूब दे दिया उसने आपको, ये क्यूब दिया हुआ है। जरा बड़ा बड़ा। अब समझिए फील्ड से फ्लक्स कैसे निकालते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। आपने क्या किया, यहां पर एक क्यूब रख दिया।
ये क्यूब रखो। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां तक का जो सेपरेशन है लेट्स से 1 मीटर। क्यूब की हर साइड की लेंथ भी 1 मीटर है। यहां एक फील्ड एग्जिस्ट करती है, Ex is let's say 5x to the power, और इसको ऐसे लिखते हैं, this is alpha x to the power 1/2। ये फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो कहता है कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज इनक्लोज्ड। क्यूब से पास होता हुआ फ्लक्स भी चाहिए, और क्यूब में कितना चार्ज इनक्लोज्ड हो रहा है वो इनक्लोज चार्ज भी चाहिए। क्यूब से पास होता हुआ फ्लक्स चाहिए और चार्ज इनक्लोज चाहिए। तो देखिए यहां क्या होगा, अब क्यूब के लिए आप डायरेक्टली तो सरफेस इंटीग्रल पूरी सरफेस का कर नहीं सकते, तो यहाँ हम इस क्यूब को कई फेसेस में डिवाइड कर लेते हैं। इसे मैं कहता हूँ राइट फेस है क्यूब का, ये लेफ्ट फेस है, ये टॉप फेस है, ये बॉटम फेस है, ये वाला एक फ्रंट फेस भी है, एक बैक फेस भी है, ये सब फेसेस हो गए। हर फेस के लिए हम फ्लक्स अलग से कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये वाला फेस है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जरा देखकर बताओगे मुझे इस फेस के कोऑर्डिनेट्स क्या लग रहे हैं, इस पर्टिकुलर फेस के, जो राइट वाला फेस है। ओरिजिन से कितना सेपरेशन है इस फेस का, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 मीटर, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 2 एक्स कोऑर्डिनेट। सो इस फेस पर अगर मैं राइट फेस ले रहा हूं, पहले ना राइट फेस के लिए मैं डिटेल में करके दिखा देता हूँ, फिर डायरेक्ट कर दूंगा सारे फेसेस का। तो पहले तो यही निकाल लें कि राइट फेस पर फील्ड कितनी है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ई वाई ई जेड सब जीरो है, ई वाई ई जेड सब जीरो। तो यहां जब आप ई एक्स निकालेंगे, इट्स अल्फा एक्स इज 1 टू द पावर हाफ इज इक्वल टू अल्फा। हाँ जी हर्षित, जेड एक्सिस भी है, लेकिन फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो जेड से फर्क नहीं पड़ेगा, फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। सो दिस इज अल्फा न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो जब आप फ्लक्स लेंगे, देन द फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस डॉट एरिया वेक्टर राइट फेस के लिए। अब राइट फेस के लिए आप एरिया वेक्टर कैसे लोगे, देखो इसकी कुछ साइड है, 1 मीटर साइड है, तो क्यूब का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो ये आ गया 1 स्क्वायर। डायरेक्शन देखिए, राइट फेस का डायरेक्शन क्या होगा एरिया का, आउटवर्ड्स नॉर्मल, तो यहाँ जाएगा आई कैप। तो आप लिख सकते हैं इट्स 1 स्क्वायर इंटू आई कैप, सो दिस इज आई कैप। भाई एक्स टू कहाँ है इस वाले, हाँ एक्स तो सेपरेशन था ना ओरिजिन से, ओरिजिन से सेपरेशन था। अच्छा हाँ यहाँ पर, थैंक यू। सो ये आ गया आई कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसे आप लिखेंगे अल्फा 2 टू द पावर हाफ इंटू आई कैप, सो अल्फा √2 इंटू आई कैप न्यूटन पर। अब जब आप फ्लक्स लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर इट्स अल्फा, इट्स √2, इट्स आई कैप डॉट आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप इज 1, तो आपका फ्लक्स आ गया, दैट्स अल्फा √2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फाई आया, इट्स अल्फा √2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
ये आया फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ राइट फेस। अब वैसे ही आपको हर फेस से फ्लक्स चाहिए। जब आप लेफ्ट फेस से लेंगे, एरिया वेक्टर इधर जाएगा माइनस ऑफ आई कैप। फील्ड के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस फेस का कोऑर्डिनेट 1 दिया हुआ है, तो जब आप लेफ्ट फेस लेंगे, लेफ्ट फेस के लिए x इज इक्वल टू 1 मीटर। जब आप फील्ड लेंगे ई एक्स फॉर द लेफ्ट फेस, सो दिस इज अल्फा 1 to the power ½ so that is equal to alpha now. हर्षद यूनिफॉर्म कहाँ है भाई, एक्स पर डिपेंड कर रही है ना, तो आप इसे यूनिफॉर्म कैसे कह सकते हैं? अगर यूनिफॉर्म होती तो लेफ्ट और राइट पर हर जगह सेम होती। लिखा हुआ है ना एक्स का फंक्शन है, तो यूनिफॉर्म कैसे हो जाए? जब आप लेफ्ट फेस पर एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन दिस इज 1 स्क्वायर डॉट माइनस ऑफ आई कैप। अब आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट तब आता है जब यूनिफॉर्म फील्ड। फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है बट एक फेस के लिए यूनिफॉर्म है। लाइक इस पूरे फेस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। फेस फील्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्स कोऑर्डिनेट। फॉर दिस पर्टिकुलर फेस इट्स यूनिफॉर्म बट इन जनरल इट्स नॉन यूनिफॉर्म। दिख रहा है ना, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो जब आप फ्लक्स लेंगे फॉर द लेफ्ट फेस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द लेफ्ट फेस डॉट एरिया वेक्टर फॉर द लेफ्ट फेस। सो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा। डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप। एरिया वेक्टर है माइनस ऑफ आई कैप। तो लेफ्ट फेस के लिए भाई फील्ड हो गई, फ्लक्स हो गया माइनस ऑफ अल्फा। अब अगर आप बाकी सारे फेसेस देखोगे तो बाकी सारे फेसेस में एरिया वेक्टर फील्ड के प्रोपेंडिकुलर है। अगर आप यहां देखेंगे टॉप फेस, तो एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, फील्ड एक्स में एंगल इज 90 डिग्री। बॉटम वाले में भी यही होगा, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड्स है, फील्ड हॉरिजॉन्टल है, एंगल इज 90 डिग्री। फ्रंट और बैक में भी यही होगा। एंगल 90 मींस फ्लक्स जीरो। तो आप लिख सकते हैं फ्लक्स फॉर द टॉप फेस, फ्लक्स फॉर द बॉटम फेस, फ्लक्स फॉर द फ्रंट फेस, फ्लक्स फॉर द बैक फेस। सबके लिए फ्लक्स होगा ई एस कॉस 90 विच इज। तो बाकी सारे फेसेस के लिए आपका फ्लक्स जीरो आ जाएगा। ई एस कॉस 90 आप लोगे, दैट फ्लक्स विल कम्स आउट। तो अब जब आप टोटल फ्लक्स लेंगे ना, टोटल जब आप फ्लक्स लेंगे, दैट फ्लक्स फॉर द लेफ्ट फेस, फ्लक्स फॉर द राइट फेस, हर फेस का आप अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। टॉप फेस, बॉटम फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस। तो शुरू के दो के अलावा सारा फ्लक्स जीरो है। तो जस्ट आप लेफ्ट और राइट लिख दो। लेफ्ट फेस के लिए कितना है माइनस अल्फा, राइट के लिए कितना अल्फा रूट माइनस अल्फा प्लस अल्फा रूट टू। तो ये आपका टोटल फ्लक्स आ गया विच इज अल्फा, इट्स √2 - 1। ये फ्लक्स आ गया। दिस इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब अगर टोटल फ्लक्स आ गया तो आप चार्ज इनक्लोज निकाल सकते हैं। टोटल फ्लक्स होता है इट्स क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि आपका क्यू इनक्लोज्ड आ जाएगा फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन। तो आपको ये भी पता चल गया कि इस क्यूब के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है, दैट्स अल्फा √2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन। इतना चार्ज क्यूब के अंदर रखा हुआ। सो अगर फील्ड दी हो तो आपको इस तरह से कैलकुलेशंस करनी होती है। क्यूब दिया है तो हर फेस के लिए आप फ्लक्स अलग कैलकुलेट करो। इतना लिख लीजिए।
भाई हुआ इतना, रब करूं इसे? चलिए। ओके, चलिए एक आप सॉल्व करिए। अच्छा, अब आपने क्यूब सीख लिया, अब आप जरा सिलेंडर सीखिए। तो ये सिलेंडर दिया है, ये आपको गिवन है, इसका रेडियस है आर, यहाँ भी रेडियस आर है। दिस इज द ओरिजिन जो सेंटर से पास हो रहा है, ये L/2 लेंथ है, ये भी L/2 लेंथ है। यहाँ फील्ड कुछ ऐसे पास हो रही है, ये ओरिजिन है। हाँ, दिस इज एक्सिस ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज एक्सिस लेस देन जीरो। फील्ड कुछ ऐसे दी हुई है, फील्ड इज इक्वल टू E0 I cap for x is greater than 0 and this is equal to minus E0 I cap for x is less than 0। आपसे कहता है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। में जो आपने सीखा है लास्ट वाले में उसको अप्लाई कीजिए, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। सेकेंड है फ्लक्स थ्रू कंप्लीट सिलेंडर। तीसरा है चार्ज इनक्लोज्ड। चलिए सॉल्व करिए, तीनों पार्ट सॉल्व करिए। इतना टाइम तो नहीं लगता इसमें। बढ़िया मेघना। हमें जाहिद का सही आ रहा है। और हाँ जाहिद सेकंड पार्ट भी सही है, मेघना फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है। दानिश फर्स्ट पार्ट गलत आ रहा है, अमानत का फर्स्ट पार्ट सही है, रेहान गलत आ रहा है।
तो बड़ी गलत बात है। सनाउल, हाँ फर्स्ट पार्ट सही। हर्षित का फर्स्ट पार्ट सही है। भाई जिनसे अब तक फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए। ठीक है, जाहिद सही आ रहा है। फर्स्ट पार्ट देखिए, कर्व्ड सरफेस है ना। फर्स्ट पार्ट में चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ जिनसे नहीं हो रहा। ये आपने स्मॉल एलिमेंट लिया। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? शाहीन, शीबा, स्वालिहा, समीरा, कोई आंसर नहीं है। मोमिना, नबीला, उस्मान, फातिमा, आयशा, अरशद, अमन, कुछ नहीं आगे दे रहा। तो बड़ी खतरनाक बात है अगर इस स्टेज पर आकर यह हाल है तुम्हारा। हम्म। तो जब आप यहाँ स्मॉल एलिमेंट लोगे तो ये एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा। जब आप फ्लक्स लेंगे, फ्लक्स इज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 90। एनसीईआरटी के सॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो जीरो हो जाएगा कर्व सरफेस से पास होता हुआ फ्लक्स। दूसरा देखो, एंड से फ्लक्स लेना होगा। इसे आप कह दीजिए ये आपका फर्स्ट एंड है। यहां से जब आप फ्लक्स लोगे तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा राइट वर्ड्स, ये एन कैप है। सेकेंड एंड में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा लेफ्ट वर्ड्स, ये एन कैप है। और माइनस आई कैप और माइनस आई कैप लिखते थे। दिस इज आई कैप, दिस इज माइनस आई कैप। चलिए अभी चेक करते हैं, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा। माइनस आई कैप। तो जब आप फर्स्ट से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे देन दैट विल बी ई वन फर्स्ट फेज की फील्ड डॉट फर्स्ट फेज का एरिया वेक्टर। फर्स्ट फेज की फील्ड कितनी है? इट्स ई नॉट आई कैप। फर्स्ट फेज का एरिया वेक्टर कितना है? इट्स पाई आर स्क्वायर आई कैप। तो ये कितना आ गया? ई नॉट पाई आर स्क्वायर फर्स्ट फेज। जब आप सेकेंड फेज में आएंगे सो इट्स ई टू डॉट सेकेंड फेज का एरिया। ई टू कितना है? माइनस ऑफ ई नॉट आई कैप। सेकेंड फेज का एरिया वेक्टर कितना है? इट्स पाई आर स्क्वायर आई कैप विद अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव ये ई है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। मतलब तुम लोगों से कोशिश भी नहीं होती है। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? कर्व सरफेस का जीरो था, ये कर्व सरफेस है, हाँ कर्व सरफेस, प्लस ई नॉट पाई आर स्क्वायर। ई नॉट पाई आर स्क्वायर, टू ई नॉट पाई आर स्क्वायर। इसमें ज्यादातर लोग वो है जो 12th पास है। ड्रॉप आउट बैच के अंदर ये माना जाता है कि जो 12th पास कर कर आया उसे 11th के में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बट 12th का पोर्शन तो थोड़ा बहुत आता है। उस पर भी मैं सब कुछ करा के दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो। और जो कुछ बच्चे इसमें 12th के, मतलब हद नहीं है। तुम लोगों को एग्जाम दे रहे होते हो तुम इस टाइम, तो तुमसे ये चीजें नहीं सॉल्व होके देनी है। अभी जो एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, सही मायनों में उन बच्चों के लिए जिनको पूरे साल मौका नहीं मिला। आपने तो पूरे साल करी ये चीजें, आप तो दोबारा कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अप्रैल या मई में आपने ये सारे क्वेश्चन एक बार करे थे, आप दोबारा रिपीट कर। अच्छा ये नहीं हुआ एग्जाम, वरना फिर अगले साल बैठे हुए होते। उस्मान ऐसी होता। भूलने की भी स्पीड होती है। मतलब प्री बोर्ड्स दे दिए, सब दे दिए, साफ हो के बैठे हैं बिल्कुल।
चलिए लिखिए इसे। तीसरा पार्ट में कह रहा था क्यू इनक्लोज बताओ, फ्लक्स क्या होता है? इट्स क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड क्या आ जाएगा? इट्स फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना आया? 2 E0 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू इनक्लोज आ जाएगा। तो ये कुछ याद रखने के स्टेप्स हैं कि क्यूब को 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर एंड का फ्लक्स अलग लेते हैं। चलिए भाई लिख लिया इतना। चलिए लिख लिया। अभी सवालिया हुआ इतना। एक चीज और सीखिए, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बहुत काम आएगा आप जब कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए सॉलिड एंगल क्या है? 3 डायमेंशनल एंगल। सॉलिड एंगल का एक एग्जांपल जैसे आपने अगर ये कोन ले लिया, कोन यहां पर वर्टेक्स पर जो एंगल सबटेंड करता है, जो 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंड करता है, दैट 3 डायमेंशनल एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। दिस इज सॉलिड एंगल, एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंगल। ऐसे समझ लो इट्स 3D एंगल। अब सॉलिड एंगल में कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे स्फेयर है। आपने एक स्फेयर लिया, स्फेयर अपने सेंटर के ऊपर जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा दैट्स 4 पाई। स्फेयर जो सेंटर पर सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा दैट सॉलिड एंगल इज 4 पाई। स्फेयर है, स्फेयर अपने सेंटर पर एक सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है विच इज 4 पाई। अब स्फेयर की जगह अगर मैं आपको कोन दे दूं तो देखिए कोन कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है। ये मैंने आपको एक कोन दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पर ये वर्टेक्स है। अगर उसने आपको ये एंगल दिया हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो आपसे कहता है इस ये एंगल थीटा दिया है कि इस सॉलिड एंगल कितना होगा। तो जो सॉलिड एंगल होगा ये पूरा, ये जो सॉलिड एंगल आएगा, सॉलिड एंगल at the apex of cone is 2 pi 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको याद रखना होगा, ट्रिक बहुत काम आएगी जब आप कोन के लिए सॉल्व करोगे। 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। दोबारा देखिए, अगर आपको एक स्फेयर दिया है, स्फेयर जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा दैट इज 4 पाई, और ये रेडियन में नहीं होता, दिस सॉलिड एंगल इज इन स्टेरिडियन।
ऐसी जैसी कोन है, कोन्स जो सेंटर पर वर्टेक्स पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा दैट इज 2 पाई 1 - cos थीटा। इतना लिखिए, फिर इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोन में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सॉलिड एंगल बहुत काम आता है। इतना लिख लीजिए। इतना लिखिए, हो जाए तो बताइए मुझे। भाई लिखा है इतना सबने? चलो इसे लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। A point charge Q is placed on the apex of a cone of semi-vertical angle theta. Calculate flux through the base of cone. यही मान लीजिए कोन है, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, यहां चार्ज रखा हुआ है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। आया कुछ आंसर? मुझे इसमें आंसर चाहिए। अमन, अमानत, अरशद, कुछ तो सॉल्व करो। तुम्हें क्या लगता है वहां क्वेश्चन पेपर के साथ सॉल्यूशन देगा साथ में? आयशा। और ये हाल अरशद तब है जब तुम 1 साल के अंदर ये चीज दोबारा पढ़ रहे हो। शाहीन का कुछ आंसर सही है। शाहीन थोड़ी मोड़ी गड़बड़ है, जरा देखो उसे। गलत आ रहा है अरशद। दानिश, फायका, फातिमा, इब्राहिम, खुरम, नबीला।
मदिया का ठीक है। अब शाहीन ठीक आ रहा है। फातिमा गड़बड़ है। नाइला गलत है, अमानत। ठीक है, नबीला सही आ रहा है। ये सुनिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए पहले एक क्लोज सरफेस बनाइए। तो यहां पर जो क्लोज सरफेस बनेगी, ठीक है जाना, यहाँ जो क्लोज सरफेस बनकर आएगी, दैट क्लोज सरफेस वुड बी ए स्फीयर। और स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। गलत आ रहा है मन? स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। तो पूरे स्फीयर से जो फ्लक्स पास होगा, दैट्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पूरा जो स्फीयर है ये, इससे जो फ्लक्स पास होगा, दैट्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू स्फीयर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर का क्या मतलब है? कितना सॉलिड एंगल हो गया? 4 पाई स्टेरेडियन। कि ये जो 4 पाई स्टेरेडियन का जो सॉलिड एंगल है, इससे फ्लक्स पास हो रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 1 स्टेरेडियन से जो फ्लक्स होगा, एक स्टेरेडियन से, दैट्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। आपको कितने स्टेरेडियन से चाहिए? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये बताया था ना। तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हुआ, 2 हो गया। ये आ गया आपका क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वो फ्लक्स है जो इतने सॉलिड एंगल से पास हो रहा होगा। इट्स क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। लिखिए। और हर्षित, आप जो पूछ रहे हैं सॉलिड एंगल मेजर कैसे होता है, ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन चलिए आपने पूछा है, बता रहा हूँ। इस एरिया, जो भी सर्कुलर पोर्शन है उसका एरिया लेते हैं और रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट करते हैं। रेडियस का स्क्वायर, जो भी आपका स्फेरिकल पोर्शन है उसके रेडियस के स्क्वायर। एक आखिरी क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे इस पर। एक स्फेयर है। स्फेयर के अंदर से यहाँ से एक रॉड पास हो रही है। द लेंथ ऑफ द रॉड इज एल। इस रॉड की कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, लैम्डा विच इज 2x। वो आपसे कहता है कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। करना जरा इसे सॉल्व। फ्लक्स थ्रू स्फीयर। स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा ये कैलकुलेट करके बताइए। क्या फ्लक्स होगा जो स्फीयर से पास हो रहा है? गलत आ रहा है जैद।
स्वालेहा गलत आ रहा है। जाहिद गलत है। मदिया गलत आ रहा है, मेघना गलत है, हर्षित का सही है, दानिश गलत कर रहे हो। आप लोग सीखते नहीं है, जरा पलट के देखिए पीछे। लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था आपको लास्ट वीक मैंने। लीनियर चार्ज डेंसिटी में नॉन यूनिफॉर्म चार्ज की एक रॉड दी थी आपको। पलटिए पेज, पलटिए जरा। लीनियर चार्ज डेंसिटी में एक रॉड दी थी, रॉड हैविंग नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। देखिए लैम्डा होता है डी क्यू ओवर डी एक्स। पहले तो यहां से आप चार्ज निकालिए। चार्ज क्या होगा लैम्डा डी एक्स? तो रॉड का आपने एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया जिसकी लेंथ डी एक्स है। इस स्मॉल पोर्शन में जो चार्ज आया वो चार्ज है लैम्डा, विच इज 2x इंटू डी एक्स। पूरी रॉड पर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। 2x dx को आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर l तक। 2 अलग हो गया। x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 टू l। ये कैंसिल हो गया। चार्ज आ जाएगा इट्स l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। q आ जाएगा इट्स l स्क्वायर। तो जो फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स इज q बाय एप्सिलॉन। दैट फ्लक्स इज l स्क्वायर बाय एप्सिलॉन। भाई हुआ ये? और तुमसे चार्ज भी नहीं कैलकुलेट हो रहा था। पूरी रॉड आ रही है ना स्फीयर के अंदर, तो जो पूरी रॉड पे चार्ज होगा वो चार्ज इनक्लोज्ड है। भाई हुआ ये क्लियर सबका? तुम इतने बेवकूफ हो गए हो कि तुम एक्स को एक्स रखे दे रहे हो। और आप बाकी जो सिर्फ सुनने के लिए आते हैं, आपको आंसर्स तो देने पड़ेंगे, वरना एग्जाम में क्या होगा। बिना आपकी कोशिश के थोड़ा ना सॉल्व हो जाएगा। चलिए खैर, आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम सर्कुलर मोशन जो कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे।